कल हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? कल पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड बताया था न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के लाखों अणु मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, दो प्रकार के बताए थे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ये बताया था जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीजों के बने हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये बताया था। इन दोनों के बने होते हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं ये आपके दो चीजों के बने होते हैं, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा और दूसरे नाइट्रोजिनस बेस। ये हमने कल पढ़ा था, नाइट्रोजिनस बेस। शुगर आपकी दो प्रकार की थी, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के थे, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन आपकी दो प्रकार की थी, एडेनिन और गवानीन, और पिरिमिडीन आपकी 3 प्रकार की थी, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए की खोज सबसे पहले बात करते हैं खोज की। किसने खोज करी? फ्रेडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज की। जो मवाद की कोशिकाएं होती है, पस सेल होती है, उनके केंद्रक से डीएनए को में देखा, यानी जो पस सेल होती है उसके केंद्रक में सबसे पहले डीएनए को देखा फ्रेडरिक मिस्चर ने। इसके बाद 1953 ईस्वी में दो वैज्ञानिक हुए, जेडी वॉटसन और दूसरे एफसी क्रिक। दो वैज्ञानिक हुए, एचएफसी क्रिक और जेडी वॉटसन। इन्होंने डीएनए का द्विहेलिकल, डबल हेलिकल
डबल हेलिकल मॉडल। जो डबल हेलिकल मॉडल था वो दिया किसने? डबल हेलिकल द्विहेलिकल संरचना। 1953 में वाटसन और किर्क ने डीएनए का द्विहेलिकल संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए इन्हें 1961 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था वो डीएनए की संरचना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको या संरचना या मॉडल ये दिया। डीएनए में 100 से लगभग 2 लाख 100 से लगभग 2 लाख जो न्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अणु होते हैं, वो पाए जाते हैं। लगभग 100 से कितने? 2 लाख इतने न्यूक्लियोटाइड के अणु एक डीएनए में पाए जा सकते हैं। लगभग 100 से 2 लाख 100 यानी 100 से कम नहीं पाए जाएंगे, तो लगभग 100 से ज्यादा ही पाए जाते हैं। तो इतने अणु जुड़ करके एक डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए में प्यूरिन कौन कौन सी होती है? प्यूरिन होती है। प्यूरिन तो 2 थी, एडेनिन और दूसरी ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ग्वानिन को जी से। पिरिमिडीन आपकी 3 प्रकार की थी। जब 2 एडेनिन है तो पिरिमिडीन की 2 ही आ सकती है। पिरिमिडीन आपकी इसमें थायमिन को टी से प्रदर्शित करते हैं और दूसरी साइटोसिन। साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पिरिमिडीन होती है। शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस। और प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक एसिड। ये सारी चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनाती हैं, जिसके 100 से ज्यादा अणु जुड़ करके एक डीएनए का निर्माण करते हैं। जब यहाँ पे आरएनए का निर्माण होना होगा तो क्या होगा? एडेनिन, ये प्यूरिन यही रहेगी, एडेनिन और ग्वानिन कैसे जुड़ती है? ए जुड़ती है यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा जुड़ती है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। ये जो जुड़ना होता है, ये जो संबंध होता है, ये कभी नहीं बदलता, ना आरएनए में ना ही डीएनए में। ये हमेशा एक सा रहेगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगी, ये ध्यान रखना है। जब आरएनए का निर्माण होना है, आरएनए बनता है, तो क्या होगा? प्यूरिन आपकी सेम रहेगी, एडेनिन और ग्वानिन। कहां पे अंतर आएगा? पिरिमिडीन में अंतर आएगा। पिरिमिडीन में आपके थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसिन, ठीक है। इस थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल।
कहाँ पे, इस टी के साथ, ये हमेशा वही रहेगा तो आरएनए का निर्माण होगा। और शुगर डीऑक्सीराइबोस की तरह जगह राइबोस शुगर आ जाएगी और फॉस्फोरिक एसिड सेम रहेगा, तो इस तरीके से आरएनए का निर्माण होगा। ये आरएनए में और डीएनए में मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर भी है। एक तो शुगर आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। और पिरिमिडीन की जब बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात जब करते हैं, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये संरचना डीएनए के बारे में। इसके बाद इसका डायग्राम जो हमें बहुत छोटा है, इतना अच्छा बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी चलो ये बनाना है इस तरीके से। ये इस तरीके से होता है। ये तो ये छोटा बोर्ड है इसलिए इतना ही बन पा रहा। इस तरीके से द्वि हेलिकल संरचना होती है। दो न्यूक्लियोटाइड अणुओं की दो श्रृंखलाएं होती है, जिसमें नाइट्रोजन बेस शुगर के साइड में जुड़े रहते हैं, और दोनों जो पादप श्रृंखलाएं होती हैं जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये दो हाइड्रोजन बंधों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो डीएनए का एक चक्कर होता है उसकी लंबाई, उसका व्यास लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जो एक चक्कर पूरा होता है ये, इसका की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और दो हाइड्रोजन बंधों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब एक चक्कर में लगभग 10 हाइड्रोजन बंध आते हैं। इस तरीके से इसमें यानी ए इस तरीके से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड छोटा होने की वजह से। ए डबल बॉन्ड डी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी। इस तरीके से ये आरएनए में, इसमें डीएनए में जुड़े रहते हैं। और तो इन्हें मैंने बताया आपके 200 से लगभग 2 लाख तक न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। और एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ी होती है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ी होती है। दो हाइड्रोजन बंधों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और डीएनए का एक चक्कर लगभग 34 एंगस्ट्रॉम
की लंबाई होती है, यानी एक चक्कर में लगभग 10 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये समझना है, इसका महत्व या कार्य इसका लगभग वही जो कार्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही जो जीन का या गुणसूत्र का था, वही कार्य है। आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है, सूचना वाहक, यानी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। दूसरा, आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा ही होता है। जो कोशिका के अंदर जैव क्रियाएं होती है उनका नियमन या नियंत्रण करता है, जैव क्रियाओं का नियंत्रण डीएनए द्वारा ही होता है। ठीक है, तो डीएनए समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ सकता है, मेरे पास नंबर पर कमेंट करके पूछ सकता है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा बता दूंगा। ठीक है, नोट्स इसके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। लेकिन ये काम पूरा जरूर करते रहिए, आप क्लास में दोबारा नहीं होगा, समझा दिया जाएगा, लेकिन लिखने का काम आप पूरा करते रहें ग्रुप से। ठीक है।